is found for constant pressure processes. Which implies QP is equal to M into Cp into delta T. M is mass of the system, Cp is specific heat at constant pressure, and delta T is the change in temperature, whether it be raise in temperature or whether it be fall in temperature. So QP, which is total amount of heat absorbed or released by the process under constant pressure, will be given as mass of the system multiplied by specific heat of the system at constant pressure multiplied by delta T. So I can also suggest that delta H, we can convert QP into delta H provided this entire thing can be taken for 1 mole. So if supposing mass M of the system is equal to molecular mass, अब वही बात है, यहां पर ये मास m लिखा हुआ है, अब ये मास m कुछ भी हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है, 2 ग्राम हो सकता है, 4 ग्राम हो सकता है, 400 ग्राम हो सकता है. ये मास m मान लो 1 मिनट के लिए कि उस सिस्टम के अंदर पड़े सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास हो, उस सिस्टम के अंदर पड़े हुए सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास हो, तो आई कैन से दैट मॉलिक्यूलर मास complies to 1 mole of the substance. If molecular mass complies to 1 mole of the substance, then I can say molecular mass multiplied by specific heat, that is small Cp, is given as capital Cp, and the capital Cp is called heat capacity. कैपिटल Cp इज रेफर टू एज हीट कैपेसिटी. तो अब हम लोग इस कैपिटल Cp को डिफाइन कर लेते हैं. हीट कैपेसिटी को हम लोग थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं. तो थर्मल कैपेसिटी इज गिवन एज मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट. इतना सोचोगे ये होता है, ये थर्मल कैपेसिटी है, ये हीट कैपेसिटी है, पर शर्त सिर्फ एक है कि यहां पर जो मास ले रहे हो वो उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए. तो मॉलिक्यूलर मास अगर लोगे तो मॉलिक्यूलर मास विल कंप्लाई टू 1 मोल. तो अगर मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के लिए है तो 1 मोल के लिए यानी कि पर मोल मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी गिवन एज कैपिटल Cp, दैट इज हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस. बहुत बढ़िया. तो अब आई कैन से डेल्टा H इज इक्वल टू कैपिटल Cp इंटू डेल्टा T फॉर 1 मोल ऑफ द सिस्टम. 1 मोल के लिए डेल्टा H को ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल Cp मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T. सो फॉर n मोल्स डेल्टा H इज इक्वल टू n इंटू कैपिटल Cp मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T. हम ऐसे करके लिख सकते हैं. डेल्टा H तब लिख सकते हो, देखो सिंपल सी कहानी है. डेल्टा H में और QP में क्या फर्क है? QP भी हीट है, डेल्टा H भी हीट है. बस इतना याद रखना, डेल्टा H पर मोल निकलती है. डेल्टा H मोल्स के लिए डिफाइंड होता है, मास के लिए नहीं. जबकि Q यानी कि जनरल हीट आप मास के लिए डिफाइन करते हो, चाहे वो ग्राम के फॉर्म में हो, चाहे वो किलोग्राम के फॉर्म में हो, चाहे वो डेकाग्राम के फॉर्म में हो. Q जो होता है वो मास को लेकर के डिफाइंड होता है, मास को जिसको ग्राम या किलोग्राम में डिफाइन करते हो. लेकिन डेल्टा H भी वही है, कांस्टेंट प्रेशर पे ही है. आप QP बोलते हो तो ये भी हीट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर पे ही होता है. डेल्टा H बोलते हो तो वो भी हीट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर पे ही है. पर फिर इनमें फर्क क्या है? साइंटिस्ट कहते हैं कि डेल्टा H मोल्स के लिए डिफाइंड होता है, QP ग्राम, किलोग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम के लिए डिफाइंड है. सर वो मास के लिए डिफाइंड है, वो मोल्स के लिए डिफाइंड है. तो हमने कुछ नहीं किया, हमने तो यहां पर जो मास था हमें उस मास को हटा के मोल्स में कन्वर्ट करना था. तो मैंने इसी मास को मॉलिक्यूलर मास ले लिया. एक मॉलिक्यूलर मास लेने का मतलब मैंने 1 मोल सब्सटेंस लिया है, उसके लिए मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट Cp विल बी गिवन एज कैपिटल Cp. उसको बोल दिया हीट कैपेसिटी, और इसकी जगह पर, इन दोनों की जगह पर यह बड़ी चीज लिख दी. तो इसको बोल दिया कि 1 मोल के लिए अब वो m मल्टीप्लाइड बाय छोटा Cp विल बी इक्वल टू बड़ा Cp मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T. और अगर यही चीज n मोल्स के लिए डिफाइन करता तो जरूरी बात है अब मैं उसके लिए डेल्टा H लिख सकता हूं, क्योंकि ये मोल्स के लिए डिफाइंड है. तो डेल्टा H विल बी गिवन एज n मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल Cp मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T. तो इस चीज को हम लोगों ने जब डिफाइन कर दिया तो हमें समझ में आ गया कि एंथैल्पी चेंज मोल्स के लिए दिया जाता है,
एंड दैट विल बी गिवन एज n मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल Cp मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। अब तुमसे अगर कोई ये पूछे कि ये कैपिटल Cp क्या है, तो ये स्पेसिफिक हीट नहीं है, स्पेसिफिक हीट मत बोल देना, ये कहोगे सर कि वो हीट कैपेसिटी है। अब मैं पूछूंगा अच्छा चलो वो हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो सिंपली बोलो सर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट विल बी इक्वल टू हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी पर मोल होती है, पर मोल है तो आप पहले 1 मोल ले लेते हो, 1 मोल को लेकर के फिर हीट कैपेसिटी डिफाइन कर देते हो। इन द सेम वे वी कैन से दैट डेल्टा QV विल बी इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय CV मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। अगर कोई हीट किसी सिस्टम के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम पर अब्सॉर्ब हो रही हो, कांस्टेंट प्रेशर पर नहीं, तो जरूरी बात है दैट हीट अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी कॉल्ड QV। तो QV विल बी गिवन एज m मल्टीप्लाइड बाय CV इनटू डेल्टा T। एंड जो चीज हमने यहां पर अप्लाई की थी वही चीज वहां पे भी अप्लाई करेंगे कि सर अगर ये m है तो ये m किन टर्म्स में है भाई, ग्राम के टर्म्स में या किलोग्राम के टर्म्स में या मिलीग्राम के टर्म्स में, जैसी यूनिट तुम्हारे पास होगी, ठीक है। तो सर इफ मास स्मॉल m बिकम्स इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, देन मॉलिक्यूलर मास रेफर्स टू 1 मोल। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय छोटा CV मस्ट बी इक्वल टू बड़ा CV। अब ये जो बड़ा CV यहां पे लिखा हुआ है इसको क्या बोलोगे, बिल्कुल सही, इसको बोलोगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे इस बड़े CP को बोला था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी हो जाएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसके यहां पे लिख देते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस टर्म को भी याद करके रखना, ये टर्म हमारे बहुत काम आएगी। नाउ व्हाट साइंटिस्ट सजेस्ट इज, ये जो पूरी टर्मिनोलॉजी है इसमें अगर मैं इसकी रिप्लेसमेंट कर दूं तो आई कैन से डेल्टा U, चलो इसको डेल्टा E करके लिख लो, जैसी आदत बनती है वैसी बना लो, इज इक्वल टू कैपिटल CV मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T फॉर 1 मोल। सो फॉर n moles delta E will be equal to n multiplied by बड़ा CV into delta T। अब ये देखो डेल्टा H is n into CP into delta T, डेल्टा E is n into CV multiplied by delta T। तो अब यहां पर करना क्या है, डेल्टा H माइनस डेल्टा E will be equal to n into CP माइनस CV मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। मुझे बस इतना पता लगाना है कि ये CP माइनस CV की वैल्यू क्या होगी। वैसे तो मेरे को देख के ही पता चल रही है कि CP माइनस CV की वैल्यू क्या होगी, R। इसकी वैल्यू तो गैस कांस्टेंट की होगी। हमें पता है डेल्टा H माइनस डेल्टा E वाज इक्वल टू P डेल्टा V, P डेल्टा V विल बी इक्वल टू डेल्टा NG इंटू RT। तो N मल्टीप्लाइड बाय CP माइनस CV इंटू डेल्टा T, हीट कैपेसिटीज का जो डिफरेंस होता है कैपिटल CP माइनस कैपिटल CV का जो डिफरेंस होता है, कैपिटल CP माइनस कैपिटल CV का, बेटा छोटे CP माइनस छोटे CV का नहीं, स्पेसिफिक हीट्स का डिफरेंस नहीं, हीट कैपेसिटीज का डिफरेंस। नॉर्मली स्टूडेंट्स इसके बीच में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं क्योंकि सब कुछ CP और CV के ही फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होता है, लेकिन छोटा CP और छोटे CV बड़ा CP और बड़े CV से डिफरेंट है। बड़ा CP माइनस बड़ा CV दैट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा H माइनस डेल्टा E। Delta H minus delta E will be equal to n into CP minus CV into delta T. So this CP minus CV must be equal to value of the universal gas constant. It must be equal to value of R. कैसे, हम लोगों ने अभी ये इक्वेशन अभी तो डिफाइन की थी, इसको मैं यहां पे मिटा देता हूं। अभी ये इक्वेशन डिफाइन की थी, डेल्टा H is equal to delta E plus P delta V. This means delta H minus delta E is equal to delta NG into RT। चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इसलिए बोले थे क्योंकि वो एक केमिकल रिएक्शन था। यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, यहां पर मान लो एक ही गैस है, तो जरूरी बात है कि डेल्टा NG represents to number of moles, delta T represents to the temperature here, then CP minus CV represents capital R। अब सपोजिंग when temperature of a gas was increased through 1 degree Celsius,
then presume that volume increased from V to V प्लस डेल्टा V। मान लो 1 मिनट के लिए क्या ऐसा हो रहा है कि किसी गैस के लिए जब आपने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, आपने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया, तो उसी गैस का वॉल्यूम जो है वो V से V प्लस डेल्टा V में चेंज हो गया। सो आई कैन से दैट सपोजिंग PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो अब उन्होंने क्या किया, जो जो चेंज बोला है वो चेंज करो। तो चेंज कैसे करोगे, P मल्टीप्लाइड बाई V प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाई T प्लस 1। सही है ये। अगर वॉल्यूम जो है वो V से V प्लस डेल्टा V तक में इंक्रीज कर जाए और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, तो चल इसको ओपन अप कर, इसे ओपन अप करके सॉल्व आउट कर। तो तुम क्या बोलोगे, PV प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू RT प्लस R, ऐसे बोलोगे। अब एक बात बता, PV और RT तो सेम होता है। PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये जो RT फैक्टर है और ये जो PV है, ये PV और RT तो बराबर है। इसका मतलब P डेल्टा V की वैल्यू किसके बराबर हुई, R की। सो कैन आई से दिस इंप्लाइज P डेल्टा V मस्ट बी इक्वल टू R। तो इसका मतलब मैं यहां पर इस P डेल्टा V की जगह पे R लिख सकता हूं, दैट इज डेल्टा H माइनस डेल्टा E मस्ट बी इक्वल टू R। इसका मतलब यह भी है कि मैं यहां पे भी Cp माइनस Cv की जगह पे R लिख सकता हूं। इसका मतलब Cp माइनस Cv मस्ट बी इक्वल टू R, Cp माइनस Cv मस्ट बी इक्वल टू R। लेकिन ये Cp Cv कौन सा है ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये छोटा Cp छोटा Cv नहीं है, ये बड़ा Cp बड़ा Cv है। दैट इज मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट दैट विल बी गिवन एज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये पता हो कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो मैंने ये जो पूरा बोर्ड भरा, ये पूरी तुमको डेरिवेशन करके दी है। ये किस लिए करके दी है, सिर्फ इतना बताने के लिए कि हीट कैपेसिटीज का जो डिफरेंस होता है, जो हीट कैपेसिटीज का डिफरेंस होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, तभी तुम एक गैस का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से रेज आउट कर दे तो उसका वॉल्यूम जो है वो मान लो इंक्रीज करके V से V प्लस डेल्टा V तक पहुंच जाए। कुछ नहीं करना, आइडियल गैस इक्वेशन को ओपन आउट करोगे, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि डेल्टा V इक्वल टू R, PV RT के बराबर है ना। तो ये दोनों तो कट जाने चाहिए फिर। तो इसका मतलब P डेल्टा V मस्ट बी इक्वल टू R। और अगर मैं इस P डेल्टा V को R की जगह यहां पर डाल दूं, इसकी जगह R लिख दूं, तो काम खत्म हो गया। फिर तो मेरा Cp माइनस Cv मस्ट बी इक्वल टू R। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R, दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव इन दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन। इसको लिखना है तो लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो। अब ये जो Cp माइनस Cv हीट कैपेसिटीज का डिफरेंस इज इक्वल टू R, आई वॉन्ट यू टू डिवाइड दिस एंटायर एक्सप्रेशन बाय Cv। This implies Cp upon Cv minus 1 will be equal to R divided by Cv। इस पूरी एक्सप्रेशन को Cv से डिवाइड करो और इस बात को समझो, इस बात को अंडरस्टैंड करो। अगर इस बात को याद करना पड़ता है तो याद भी करो कि हीट कैपेसिटीज का जो रेशियो होता है, हीट कैपेसिटीज का जो रेशियो होता है Cp डिवाइडेड बाय Cv होता है, दैट इज कॉल्ड द पॉइसॉन्स रेशियो। नाउ पॉइसॉन्स रेशियो is Cp divided by Cv and is given as gamma. Gamma is defined as the ratio of the heat capacities at constant pressure to that of heat capacity at constant volume. So I can say that gamma minus 1 will be equal to R divided by Cv, or gamma is equal to R divided by Cv plus 1. अब हमारे पास जो गैसेस होती हैं उनमें गैसेस मोनोएटॉमिक हो सकती है, डायटॉमिक हो सकती है, ट्राई एटॉमिक हो सकती है, या फिर उसके अलावा पॉलीएटॉमिक हो सकती है। इस तरह की गैसेस पॉसिबल हैं। अब इसमें हमें मल्टीपल कॉलम्स बना लेने हैं।
एक कॉलम के अंदर आप गैस के सीवी को मेंशन करो, एक कॉलम के अंदर आप उस गैस के सीपी को मेंशन करो, और एक कॉलम के अंदर आप उस गैस के गामा को मेंशन करो। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो सीवी की वैल्यू होगी दैट इज गिवन एज 3/2R, सीपी वैल्यू विल बी 5/2R। तो जरूरी बात है गामा की वैल्यू क्या होगी, गामा विल बी CP/CV, दैट इज 5/3, एंड 5/3 की वैल्यू कितनी आएगी 1.66। अब जो डायएटॉमिक गैसेस हैं उनके लिए CV की वैल्यू 5/2R और CP की वैल्यू 7/2R। तो इसका मतलब गामा की वैल्यू 7/5, तो 7/5 की वैल्यू कितनी आएगी 1.4। जो ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक गैसेस होती हैं उनके लिए CV की वैल्यू 3R और CP की वैल्यू 4R। तो CP/CV दैट इज गामा पॉइसॉन्स रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 4/3, दैट इज 1.33। ये जो चार्ट हम लोगों ने बनाया है, ये चार्ट हमारे सिर्फ इतना काम आएगा कि अगर हम लोग आगे चल के एडियाबैटिक प्रोसेसेस करेंगे जिनके अंदर हमारे को गामा की इंक्लूजन मिलेगी, और हमें यह पता होगा कि हमारी गैस मोनोएटॉमिक है कि डायएटॉमिक है कि ट्राइएटॉमिक है, और कोई फायदा नहीं, कम से कम इतना फायदा तो होगा कि हमें यह मालूम होगा कि उसकी एक्सप्रेशन के अंदर गामा की वैल्यू को क्या डालना है। क्या हमें उसकी वैल्यू को 1.66 डालना है, क्या हमें उसकी वैल्यू को 1.4 डालना है, क्या हमें उसकी वैल्यू को 1.33 डालना है। उसकी वैल्यू क्या डालनी है यह हमें इस चीज से पता चलेगा कि मेरी गैस मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, क्या है। तो उसके लिए हम लोगों ने यह चार्ट बना दिया। एक बात याद रखना कि कैलोरीज की टर्म में गैस कांस्टेंट की वैल्यू 2 ही होती है। कैलोरीज की टर्म्स में गैस कांस्टेंट की वैल्यू 2 होती है। तो अल्टीमेटली यहां पे अगर इसकी वैल्यू 2 है तो ये 7 कैलोरीज का हो जाएगा। 5/2R, R की वैल्यू 2 होती है, इसलिए ऐसे इसको करके लिखा हुआ है। तो जब CP/CV निकालोगे तो उसको 7/5, 5/3, 4/3 ऐसे करके उसको निकाल सकते हो, ऐसे करके उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये मोनोएटॉमिक गैसेस का, डायएटॉमिक गैसेस का, ये ट्राइएटॉमिक गैसेस की वैल्यूज हैं गामा की। ये पॉइसॉन्स रेशियो गामा हमारे बहुत काम आएगा, स्पेशली जब हम लोग एडियाबैटिक सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करेंगे, एडियाबैटिक सिस्टम्स को पढ़ेंगे। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में सपोजिंग कोई सिस्टम काम कर रहा है और मैं उसके लिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाता हूं। मान लो मेरा प्रोसेस आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में मेरा प्रोसेस ऐसे चलेगा, यानी कि मेरे प्रोसेस में वॉल्यूम का चेंज तो होगा लेकिन प्रेशर का कोई चेंज नहीं होगा। आइसोबारिक कंडीशंस में इस तरह का प्रोसेस काम कर सकता है। आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरह का जो ग्राफ बनाऊंगा वो आइसोबारिक प्रोसेस का होगा। पर इतना याद रखना कि जब ये ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेसेस का बनता है तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस का ग्राफ इस तरीके से हाइपरबोलिक टाइप का होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है। अगर इसके अलावा कोई कर्व ऐसा है जो आइसोथर्मल के नीचे है लेकिन उसका नेचर ऑफ कर्व सिमिलर है, तो ये टाइप का कर्व एडियाबैटिक होता है। ये याद रखना कि ये सब कुछ एक्सपेंशन से लिमिटेड है, ये सारी चीजें एक्सपेंशन से बंधी हुई है। क्यों? इसमें इतनी सी सोच में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि यहां पर आप जैसे जैसे इस साइड पे जा रहे हो वॉल्यूम इंक्रीज करता जा रहा है, जैसे जैसे आप इस साइड पे जा रहे हो वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज करता जा रहा है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इस तरीके में, अगर सिर्फ वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर में कोई चेंज नहीं है तो सिस्टम आइसोबारिक है। वॉल्यूम में चेंज है, प्रेशर में भी कुछ रिडक्शन है लेकिन थोड़ी सी रिडक्शन है, तो वो आइसोथर्मल है। वॉल्यूम के अंदर चेंज है लेकिन प्रेशर में ज्यादा चेंज आ रहा है तो वो प्रोसेस एडियाबैटिक है। और अगर इसके अलावा कोई प्रोसेस ऐसे चलता है तो जरूरी बात है कि ये प्रोसेस आइसोकोरिक होगा। ये याद रखना कि ये जो मैंने ग्राफ्स बनाए हैं ये ग्राफ्स एक्सपेंशन के लिए है। ग्राफिकली इसके आगे लिख देते हैं फॉर एक्सपेंशंस दीज आर दी ग्राफ्स विच होल्ड ट्रू। याद करो उसको, जब तक कि इनकी इक्वेशंस नहीं आती, जब तक हम इनकी इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके नहीं निकालते, तब तक इन ग्राफ्स के नेचर को याद करके देखो।
इन्हें याद करके पता लगाओ कि ये ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो उस हिसाब से फिर इसकी डिडक्शन करो, उस हिसाब से फिर इसको बनाओ। ठीक है, अगर यही चीज एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन के साथ हो, जैसे मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूं P वर्सेस V का, कंप्रेशन के साथ है, तो इसका मतलब मेरा एरो ऐसे जाएगा, वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, कंप्रेशन का मतलब तो वॉल्यूम कम हो रहा होता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये फिर से आइसोबारिक, अगर कंप्रेशन है तो इस तरह का कर्व एडियाबैटिक कर्व होगा। कंप्रेशन के लिए एडियाबैटिक कर्व आइसोथर्मल कर्व के ऊपर लाई करता है, और अगर इस तरह से नीचे का कर्व है जबकि उसका नेचर ऊपर वाले कर्व के जैसे ही है, तो ये वाला कर्व आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए होगा। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर मैं ग्राफ को यूं बनाऊंगा तो वो आइसोकोरिक प्रोसेसेस के लिए होगा। फर्क कुछ नहीं पड़ता, एक्सपेंशन और कंप्रेशन में सिर्फ आइसोथर्मल और एडियाबैटिक आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। एक्सपेंशन प्रोसेस हो तो आइसोथर्मल अपर कर्व होता है, एडियाबैटिक नीचे। अगर कंप्रेशन कर्व होता है तो एडियाबैटिक ऊपर, आइसोथर्मल नीचे, बस और कोई फर्क नहीं होता। ये पीवी ग्राफ बना करके इतना समझ लो, अगर नेचर ऑफ कर्व आएगा कभी तो उसकी जजमेंट कैसे करोगे कि वो कर्व क्या है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस का है, आइसोबारिक का, आइसोकोरिक का, एडियाबैटिक प्रोसेस है, किस तरह का प्रोसेस है, उसकी जो डिडक्शन होती है वो डिडक्शन हम लोग को इन कर्व से करनी पड़ती है। इन कर्व से ही हम लोग पता लगा सकते हैं। नाउ सपोजिंग a thermodynamic process is cyclic, कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बना रहा हूं और इसके अंदर मैंने प्रोसेस को साइक्लिक फॉर्म में शो कर रखा है। साइक्लिक का मतलब आपका प्रोसेस एंड होता है वहीं पर ही जहां से वो शुरू हुआ था। भगवान के लिए ऐसे में ये मत कहना कि वर्क डन जीरो होएगा। क्यों सर? क्योंकि जहां से वो शुरू हुआ था एंड में वहीं पर ही आकर के तो वो खत्म हो गया, तो सर वर्क डन जीरो होगा। ये एक बात याद रखो, वर्क पाथ फंक्शन है, वर्क पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं। ऐसे मत बोलो कि सर जहां से शुरू हुआ था वहीं पर ही आके खत्म हो गया, इसका मतलब नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन तो जीरो होगा। नहीं, हमें हर स्टेट पर हर सिचुएशन में वर्क डन कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे? ये जो ए है, सेगमेंट ए बी, यहां से लेकर के यहां तक का, ये सेगमेंट ए बी कांस्टेंट प्रेशर पर है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर के अलावा इसका वॉल्यूम वी ए से वी बी तक में चेंज कर रहा है। तो वर्क डन जब भी इन टाइप की सिचुएशंस में वी ए और वी बी, जैसे ये वॉल्यूम ए और वॉल्यूम बी में निकालना होता है, इतना याद रखो कि इसे साइक्लिक प्रोसेसेस के नीचे जो भी शेडेड एरिया होता है, ये जो भी शेडेड एरिया है, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। शेडेड एरिया निकाल लोगे अगर उन कर्व्स के नीचे, तो वो तुम्हें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन दे देगा। वो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे पता चलेगा? अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इनटू हाइट। तो वर्क डन टोटल इन दिस प्रोसेस विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस, ये मान लो बेस है, तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी बी माइनस वी ए मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट ये होगी, तो हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी बी माइनस पी ए। हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दिस एरिया अंडर द ट्राइंगल और द शेडेड ट्राइंगल विल गिव यू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। शर्त सिर्फ इतना है कि ये प्रोसेस एक पीवी ग्राफ पर होना चाहिए। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ अगर बनाया हो किसी भी प्रोसेस के लिए, तो वो प्रोसेस साइक्लिक को किसी भी फॉर्म का हो, तो उस प्रोसेस का अमाउंट ऑफ वर्क डन डायरेक्टली निकल जाता है। एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लो, एरिया अंडर दी कर्व निकाल लो, साइक्लिक प्रोसेस होगा तो उसके लिए भी। तो इसी तरीके से ग्राफिक मेथड्स में हमारे पास अलग अलग टाइप के कर्व्स ऑब्टेन हो जाते हैं। साइक्लिक प्रोसेस इस तरह का पीवी ग्राफ में, यह साइक्लिक प्रोसेस इस तरह का पीवी ग्राफ में होगा। करना क्या है? कुछ नहीं करना,
इसके नीचे का एरिया निकाल लेना, इसके अंदर का सर्कल का एरिया निकाल लेना, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन पता चल जाएगा। ये एरोस क्या है, ये ऐसे मूव कर रहा है तो एक्सपेंशन हो रही है, ये ऐसे मूव कर रहा है तो कंप्रेशन हो रही है। दिस इज क्लॉकवाइज एरो represents work done by the system, and anti-clockwise arrow represents वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ऐसे जैसे कोई ग्राफ बना देते पीवी ग्राफ, ऐसे को तो पीवी ग्राफ बनाने में कौन सी प्रॉब्लम है। जैसे कि ये ग्राफ बनाया आपने इस तरीके का, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बना दिया कि जी स्टेट P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक जा रही थी। तो जब आप इसके नीचे का शेडेड एरिया निकालोगे तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन पता चलेगा। नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन पता चलेगा कैसे सर, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे मालूम पड़ेगा। देखो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जब यहां से यहां तक आ रहे थे तो एक्सपेंशन प्रोसेसेस हो रहे थे, यहां से यहां तक जा रहे हो तो कंप्रेशन प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन जब शेड करोगे एरिया को तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन पता चलेगा। एक्सपेंशन प्रोसेस के नीचे का वर्क डन नहीं पता चलेगा, नेट वर्क डन पता चलेगा। तो अगर मुझे सिर्फ एक्सपेंशन के नीचे का वर्क डन चाहिए होता तो आपको यहां से यहां तक आने में फिर ये पूरा एरिया निकालना पड़ता। अगर आपको कंप्रेशन का अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, कंप्रेशन का अमाउंट ऑफ वर्क डन पता करना होता, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, तो इसके नीचे का एरिया निकालते। एक्सपेंशन में सिस्टम काम कर रहा होगा, एक्सपेंशन में सिस्टम काम कर रहा होगा, कंप्रेशन में हम सिस्टम पर काम कर रहे हैं। तो हमारे पास दोनों साइड पे वर्क की जो कन्वेंशन है वो अपोजिंग है। तो अब ये देखो, ये जो पूरा वर्क है दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, ये जो पूरा वर्क है दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, और ये जो आपने शेडेड एरिया में वर्क डाउन निकाला हुआ दैट इज द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इसके नीचे लिख दूंगा नेट वर्क डन, दिस इज वर्क डन इन एक्सपेंशन and this is work done in compression। अब जैसे हम लोग प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ्स बना लेते हैं, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ्स बना करके आपसे वर्क डन पूछे थे, इतना याद रखो दिमाग में, कभी प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बना के दिया हो, चाहे वो ग्राफ किसी भी टाइप का है, उसमें नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो जो भी कर्व दिया हुआ उस कर्व के नीचे का एरिया निकाल लो, पूरा एरिया निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो क्लोज्ड हो, अगर वो साइक्लिक प्रोसेस है तो फिर जो साइकिल के अंदर का इनक्लोज्ड एरिया होता है वो निकाल लो। सो अगर अब इन्हीं चीजों के साथ में आप थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सिस्टम्स देख लो जिन सिस्टम्स के अंदर इस तरह के प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले जैसे ओपन सिस्टम होता है, दीज परमिट inflow and outflow of both मैटर एंड एनर्जी। जैसे एक पैन के अंदर, खुले पैन के अंदर पानी को उबाल रहे हो, पानी उबलता रहेगा। तो एक बात बताओ, सिस्टम से सराउंडिंग्स के बीच में जो एक्सचेंज है वो मैटर का एक्सचेंज भी है, क्योंकि पानी उबलेगा तो वाटर वेपर, वाटर के जो वेपर्स होंगे वो भी कलेक्ट आउट होंगे, वो भी सराउंडिंग्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और फिर हीट का एक्सचेंज तो है ही है, जिस पैन में उबाल रहे हो तो वो कोई इंसुलेटेड पैन तो है नहीं, तो वो जरूरी बात है हीट रेडिएट आउट भी करेगा। तो हीट रेडिएशन जिस सिस्टम के थ्रू सराउंडिंग्स के अंदर इंक्लूजन हो या एक्सक्लूजन हो, दोनों फॉर्म के अंदर हीट अब्सॉर्ब भी हो सकती है या हीट रिलीज भी हो सकती है। ऐसे में हम इस सिस्टम को ओपन सिस्टम बोल देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में water boiling in an open pan, उसके अलावा क्लोज सिस्टम हो सकता है जिस सिस्टम के अंदर हमने सिस्टम को ढांक रखा।
अब मैं ऐसे में सिस्टम का सराउंडिंग्स के बीच में मैटर का एक्सचेंज परमिट नहीं करूंगा, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज परमिट करूंगा। तो क्लोज सिस्टम परमिट्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एनर्जी बट नो मास। अब पानी ओपन पैन में गर्म कर रहे हो, ऊपर ढक्कन रख दो। जब ऊपर ढक्कन रखोगे तो वाटर वेपर बाहर सराउंडिंग्स में एस्केप तो कर नहीं पाएगा, तो जरूरी बात है, लेकिन हीट तो रेडिएट आउट हो रही है। पैन को हाथ लगा के मत देख लेना, हाथ जल जाएगा। बहुत गर्म पानी होगा तो जो कंटेनर होगा, कंटेनर के थ्रू हीट का रेडिएशन तो होगा, लेकिन कंटेनर से सराउंडिंग्स के बीच में मास का एक्सचेंज नहीं है, वाटर वेपर का एक्सचेंज नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं ऐसे में आपका सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम होगा। एग्जांपल के तौर पे यही लिख लो, वाटर बॉइलिंग इन एन ओपन पैन की जगह पे लिख लो वाटर बॉइलिंग इन अ पैन कवर्ड विद अ लिड। वाटर बॉइलिंग इन अ पैन कवर्ड विद अ लिड, ऊपर से ढक्कन लगा दिया, जरूरी बात है मैं वाटर वेपर को एस्केप नहीं करने दे रहा। और उसके अलावा अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम हो, these permit no exchange of either energy which is in the form of heat or matter फॉर एग्जाम्पल अ थर्मोस फ्लास्क विच इज प्रॉपरली इंसुलेटेड। होता कहां है, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम तो कोई भी नहीं है, लेकिन मान लो कोई थर्मोस फ्लास्क प्रॉपरली इंसुलेटेड हो तो ऐसी सिचुएशन में वो हाँ कुछ कुछ माना जा सकता है कि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। आइसोलेटेड सिस्टम्स परमिट नो एक्सचेंज। इन सिस्टम्स के सराउंडिंग्स के बीच में ना तो कोई मास का एक्सचेंज होगा और ना कोई एनर्जी का एक्सचेंज। जो सिस्टम ना मास और एनर्जी के फॉर्म में ना कोई इंक्लूजन ना कोई एक्सक्लूजन शो करे, ऐसी स्थिति में वो सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाया जाता है। ये जो ओपन क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम्स हैं, इन्हीं का इस्तेमाल हम लोग ये पीवी डायग्राम्स प्लॉट करने में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को कंडक्ट करने में लगाते हैं। इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करके देखा। फर्स्ट लॉ और जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अंडरस्टैंडिंग देखी, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को देखा। हमें यह समझ में आया कि हम केमिकल रिएक्शंस के साथ में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं। अच्छी डिस्कशन स्पेसिफिक हीट के ऊपर और हीट कैपेसिटी के ऊपर भी हुई, और उसके साथ साथ इस बात का प्रूफ भी निकला कि कैपिटल Cp माइनस कैपिटल Cv मस्ट बी इक्वल टू R। वी डिफाइंड व्हाट इज कॉल्ड द पॉइसॉन्स रेशियो। गामा को डिफाइन किया है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए इनको डिफाइन किया है। बेसिकली हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं हमारे आने वाले प्रोसेसेस के इंटीग्रेटेड लॉज निकालने के लिए कर रहे हैं, उनकी एक्सप्रेशंस और वर्क डन निकालने के लिए कर रहे हैं। यही कारण है कि इसके लिए हमें गामा की वैल्यूज निकालनी थी और गामा की वैल्यू निकाल के उनको डिफाइन करना था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।